कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो गाइज लेके आ गई हूँ मैं MCQ सीरीज़ एंड आज के जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले तो दीज क्वेश्चंस आर इम्पॉर्टेंट फॉर बोथ सुपरवाइज़र एज वेल एज जो पटवारी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, राइट, उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और आज के क्वेश्चन में ना हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आस्ट किस में, जो अभी हाल ही में UPSC का पेपर हुआ है उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं जो आपके बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, राइट, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड हैं, राइट। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि UPSC में आया है तो भाई बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। सो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं 20-21 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बेसिक नॉलेज अगर आपको चीज़ों की हो तो यू वुड हैव बीन एबल टू अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस वेरी इजीली। और इस बारी का जो पेपर में एनालिसिस कर रही थी तो मोस्टली जो NCERT है ना उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करें। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में पूछा है, जो इकोनॉमी में होता है उसका मतलब हाउ इट इज़ डिफाइंड, राइट। सो टोटल फर्टिलिटी रेट जो बेसिक आपकी इकोनॉमी की NCERT से उठाया हुआ क्वेश्चन है, वो बोलते हैं द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न पर 1000 पीपल इन द पॉपुलेशन इन एन ईयर, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू अ कपल इन द लाइफ टाइम इन अ गिवन पॉपुलेशन, द टोटल रेट माइनस डेथ रेट, the average number of live births a woman would have by the end of her child bearing age। तो याद रखना टोटल फर्टिलिटी, कितना फर्टाइल है विमेन, वो डिपेंड करेगा ऑन द एवरेज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स जो एक विमेन देती है या पर विमेन वुड गिव बाय द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग एज। जो एज ब्रैकेट होता है जिस टाइम तक शी कैन डिलीवर चिल्ड्रन, उस एज तक how many live births are given by a woman, that defines the total fertility rate. So option D is correct. Question number 2 is given the following aircrafts, right? अब वो पूछते हैं, ये रफाल है, रफाल MiG-21, तेजस Mk1, how many of the above are considered as the 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स, राइट। सो आपने मुझे बताना है कि इनमें से कौन कौन से 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं। तो याद रखना इनमें से एक भी आपका 5th जनरेशन नहीं है, ये सब आपके 4 और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट्स हैं, राइट। MiG-21 4.5 है, सॉरी MiG-29 इज़ 4.5, MiG-21 इज सेकेंड जनरेशन, राइट। सो ये है। अब इसमें ना एक चीज़ याद रखना, एक क्वेश्चन जो आपको पूछ सकते हैं वो ये है कि इंडिया का इंडिजीनियसली डेवलप्ड है एडवांस्ड, मीडियम, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, राइट। अब ये जो है ना ये 5th जनरेशन है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंटली दिस इज इंडिजीनियस, तो हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में इसके बारे में पूछ लें, राइट। तो याद रखना ये 5th जनरेशन है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखनी है ना कि US, रशिया एंड चाइना, ये 3 के पास 5th जनरेशन है और इंडिया इज गोइंग टू बी द 4th वन, राइट। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। सो इनमें से कोई भी नहीं है, द आंसर इज नन। Next is consider the following materials: agricultural residue, corn grains, waste water treatment sludge, wood mill waste. Which of the following can be used as a feedstock for producing sustainable aviation fuel? देखो हम लोग कितना ज़्यादा बायोफ्यूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, जिसमें बायोलॉजिकल वेस्ट या बायो वेस्ट का इस्तेमाल करके फ्यूल हो रहा है, और इसमें पूछा गया है कैन, तो कौन कौन सा इस्तेमाल हो सकता है। तो इसमें याद रखना ये चारों ही इस्तेमाल हो सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चरल रेजिड्यू हो, कौन आपका ग्रेन्स हो, ऑब्वियसली हम लोग एथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। सो दैट इज़, इसमें कौन कौन सा होगा, इसमें आपका 1, 2, 3 and 4 ऑल द गिवन ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल द 4 कैन बी यूज्ड फॉर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ठीक है। एंड दिस इज एग्जाम्पल ऑफ वेस्ट टू वेल्थ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, one of the following regions has the world's largest tropical peatland which holds about 3 years worth of global carbon emission from fossil fuels and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes the region? Is it Amazon? Is it Congo? Is it Kikori? Is it Rio de la
प्लाटा बेसिन, देखो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड बोला है, तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी लोग अमेज़ॉन बोले, राइट। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको आई थिंक 8 से 10 बारी तो मैं भी रिपीट कर चुकी हूँ कि अमेज़ॉन को सरपास विद इन फ्यू ईयर्स करने वाला है कॉन्गो बेसिन। और अगर हम वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड बोले, क्योंकि इस पे क्वेश्चन में ना यही आपका हाइलाइटर था, ट्रॉपिकल पीटलैंड, सो दैट इज़ योर कॉन्गो बेसिन, ठीक है। क्योंकि आपका जो अमेज़ॉन है ना वो अप्रॉक्सीमेटली 60% तो डिस्ट्रॉयड हो चुका है, राइट। सो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड दैट इज़ द कॉन्गो बेसिन, नॉट द अमेज़ॉन बेसिन, ठीक है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, आपने बताना है इनमें से कौन सा सही है। इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी। देखो कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, जो रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से होती है, ये आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, राइट, ठीक है ना। तभी ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स द राइट एंड सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, विंड को, राइट। अब देखो क्या रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड विंड वेलोसिटी, राइट, इसके बीच में रिलेशन अगर आप समझोगे तो कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट होगा विंड वेलोसिटी पे, ना कि विंड वेलोसिटी का इफेक्ट होगा कोरियोलिस फोर्स पे, ठीक है। सो कोरियोलिस फोर्स विल नॉट इंक्रीज और डिक्रीज विद द विंड वेलोसिटी, हाउएवर विंड वेलोसिटी विल इंक्रीज और डिक्रीज विद रेफरेंस टू कोरियोलिस फोर्स, सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। अब इट इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स एंड एब्सेंट एट द इक्वेटर, ये आपको याद रखना है कि इट इज़ ट्रू, ये मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर और मिनिमम होती है इक्वेटर के ऊपर। आपने डोल्ड्रम्स पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, इसको आप याद रखिएगा। पोल्स पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम या एब्सेंट होता है हाउएवर, राइट। सो फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स इट टेंड्स टू इंक्रीज, राइट। सो ओनली सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। Next up, before we move forward guys, our NT batch is going on, so if any one of you is interested to opt for online or offline mode, आप हमारे नंबर्स पे कॉल करके बैचेस में रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं तो यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन विंग्स एक उड़ान, सब्सक्राइब टू द NT batch and do not forget to apply the coupon code YASH10 to avail a further discount, and ये जो YASH10 coupon code है it is open to all our courses, ठीक है। next up on June 21 ठीक है, solstice होता है उस टाइम, right, which of the following latitudes experience sunlight more than 12 hours, ठीक है, hottest day, right। अब देखो जून 21 की बात हो रहा है, सो वी नो वी टॉकिंग अबाउट द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो हो नहीं सकता ऑब्वियसली, राइट। और अगर हम बात करें कि मोर दैन 12 आवर्स, राइट, अगर आप थर्ड ऑप्शन काटोगे तो ये तो गई हो, बाहर हो गया, ठीक है। सो क्या सिर्फ इक्वेटर होगा? ऑब्वियसली नॉट। So it is both Tropic of Cancer and both the Arctic Circle. So 2 and 4 is the right answer. So 2 and 4 is the right answer for this question. ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, राइट। और इस तरफ जो होता है आपका सन सोलर रेडिएशंस बिल्कुल सामने पड़ रही होती है, ठीक है। सो इट इज़ योर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कंसिडर द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स, डोनीपोला एयरपोर्ट, कुशीनगर एंड विजयवाड़ा। इन द रीसेंट पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। अब आपको ना इसमें दो चीज़ें, एक तो पता होना चाहिए भाई कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जब कभी भी इन्वेस्टमेंट किया जाए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, राइट, या फिर कोई कंपनी फिजिकल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जहाँ पे कोई भी प्रीवियस फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है,
उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स। और इसी से मिलता जुलता होता है आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, जो बेसिकली होते हैं मॉडिफिकेशन के लिए, राइट, या फिर अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, याद रखना, राइट। और इनमें से अगर हम बात करें कि कौन कौन से ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में आते हैं, तो इट इज़ दोन्यी पोलो एयरपोर्ट जो आपका अरुणाचल प्रदेश में आ गया, राइट। फिर एक आ गया आपका कुशीनगर जो आपका यूपी में आ गया, ठीक है। तो विजयवाड़ा नहीं है, सो थर्ड ऑप्शन इज आउट, सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ना मैं आपको बता दूं, एक एयरपोर्ट है आपका काजी नजरूल एयरपोर्ट, राइट। ये याद रखना, ये पहला एयरपोर्ट था टू कम अंडर द ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसको भी याद रखना आप, ठीक है। सो 1 and 2 इज द राइट ऑप्शन। चलो जी आगे। विद रेफरेंस टू वाटर वेपर, वेरी बेसिक क्वेश्चन, इट इज़ अ गैस, ऑब्वियसली हमको पता है वाटर लिक्विड से हम वेपर में जा रहे हैं, मतलब गैस में जा रहे हैं। सो लिक्विड से गैस में जाएंगे तो क्या हीट करना पड़ेगा कि ठंडा करना पड़ेगा? ऑब्वियसली हीट करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, ये गैस है, द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेज विद द ऑल्टीट्यूड। अच्छा, अगर आप ऑल्टीट्यूड पे जा रहे हो, हाइट पे जा रहे हो, तो आप मुझे बताइए कि ऊपर गर्मी ज़्यादा होगी कि कम? ऑब्वियसली कम होगा, तो ऑब्वियसली वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज करेगा, राइट। तो ऑब्वियसली वाटर वेपर जो है वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो फर्स्ट इज राइट। अब वो कहते हैं इसका परसेंटेज मैक्सिमम है पोल्स पे। पोल्स पे तो ठंडा होता है, तो वो वेपर थोड़ी बनेगा, वो तो आपका सॉलिड बनेगा, राइट। सॉलिड क्यों? क्योंकि पोल्स पे ठंडी है, तो ऑब्वियसली आपका आइस होगा, स्नो बनेगा, राइट। तो वेपर तो बनेगा नहीं, गर्मी तो नहीं है, तो दूसरा वाला बार हो गया। सो अगर आप इसमें देखोगे, सो ओनली 1 ऑप्शन इज करेक्ट। बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, consider the following: battery storage, biomass generators, fuel cells, rooftop solar voltaic units. Which of the following are considered distributed energy resources? ठीक है, distributed energy resources होते हैं वो variety of small modular पावर जनरेटिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, जो लोकेट किए जाते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड, वहीं पर ही लोकेट किए जाते हैं, जैसे कि नियर टू योर होम्स या फिर कोई बिजनेस हाउस उसी के पास, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से हैं डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज? तो याद रखना ऑल 4, बैटरी स्टोरेज भी है, बायोमास जनरेटर भी है, फ्यूल सेल्स भी है और रूफटॉप सोलर वोल्टिक यूनिट्स भी हैं, ठीक है। सो इसमें ऑल 4 जो है आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग: कैश्यू, ये पपाया है, पपाया, ठीक है, एंड रेड सैंडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव ट्रीज आर एक्चुअल नेटिव्स ऑफ इंडिया? ये भी मैं बहुत बारी करंट में भी पढ़ा चुकी हूँ और इन्वायरमेंट में भी पढ़ा चुकी हूँ दोस्तों। रेड सैंडर्स जो हैं दे आर एंडेमिक टू इंडिया, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। लाल चंदन, ये भी बताया था कि जो सेंटिलिन है उसकी वजह से ये लाल रंग के होते हैं, है ना। तो इनमें से कौन कौन से नेटिव है? ओनली 1 इज़ द नेटिव विच इज़ रेड सैंडर्स, ठीक है। अगर हम बात करें कैशू की, तो हमको पता है ये ब्राज़ील के द्वारा है नेटिव। पपाया की बात करें तो ये मैक्सिकन है, हाउएवर नॉट ओनली मैक्सिकन, सेंट्रल अमेरिकन भी आ गया। सो बेसिकली आप लगा लो कि अमेरिकन कॉन्टिनेंट, ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, कुछ कुछ पार्ट्स में से, ठीक है। सो पपाया और कैशू नट आर नॉट नेटिव्स। अब यहाँ पे हैं, पपाया तो इन मोस्ट ऑफ द ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में है, बट दे आर नॉट नेटिव्स ऑफ इंडिया। नेटिव इज़ ओनली रेड सैंडर्स या फिर लाल चंदन, ठीक है। सो ओनली 1, ठीक है। और इंडिया में आंध्र प्रदेश, ठीक है, शीशाचलम जो है आपका पाक, वहाँ पे पाया जाता है ये, राइट। इससे पिक्चर भी बनी थी आपकी पुष्पा, ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है। चलो जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज अ यूनिक रिलेशनशिप विद एन इंसेक्ट दैट हैज़ co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate this tree? ये क्वेश्चन, ये ना आज मैंने एक रील बनाई है, आप उसको भी देख सकते हो, मैंने उसमें ये कवर करवाया है। सो फिग, महुआ, सैंडलवुड या सिल्क कॉटन। मैंने एक्चुअली आज सुबह ही पेपर देखा
तो मैंने सोचा कि आज मैं क्वेश्चंस यही डिस्कस करती हूँ। तो याद रखना हम फिग की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिग जो है एक बेसिकली एक श्रब जैसा छोटा सा ट्री होता है, और वैस्प जो होता है ना, इसको बेसिकली बोलते ही फिग वैस्प हैं, ये इंसेक्ट होता है, राइट। ये दोनों का बड़ा यूनिक रिलेशनशिप है। ये जो वैस्प होता है ना, इसके फ्रूट के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से पॉलिनेशन होता है, और ये फ्रूट, दिस इज़ अंजीर खाते हैं ना, ठीक है, उसका ही पेड़ है ये, ठीक है। और ये जो कीड़ा होता है ना, ये हेल्प करता है इसकी राइपनिंग में और पॉलिनेशन में, एंड ऑन दी अदर हैंड फिग इसको एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और फिग ना एक तरीके का क्रैडल भी है, मतलब इसको जगह भी देते हैं, और एक तरीके का टोम भी है। टोम क्यों है? क्योंकि इंसेक्ट ना इसके अंदर ही मर जाता है, ओनली द फीमेल वैस्प कैन फ्लाई ऑफ, राइट। क्योंकि अंदर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके जो ये होते हैं ना पंख, उससे ये बाहर की तरफ उड़ जाते हैं, लेकिन जब ये अंदर जाते हैं तो इनके जो लीव्स वगैरह, जो लीव नहीं, जो पंख होते हैं ना, वो शेड हो जाते हैं, सो वो अंदर ही मर जाते हैं। सो ये क्रैडल का काम भी करता है और टोम का काम भी करता है, फिग ट्री फॉर वैस्प। लेकिन याद रखना फिग इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। और ये किसका एग्जाम्पल है? ये बायोटिक इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, विच इज़ म्यूचुअलिज्म, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अप, consider the following: butterflies, fish, frog. How many of the above have poisonous species among them? देखो ये आपको क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। देखो ये बड़ा ही वेग क्वेश्चन है, वेग मतलब ओपन, ठीक है। अब वो कहते हैं कि बताओ इनमें से किसी का भी कोई पॉइजनस स्पीशी हो सकता है? हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। बटरफ्लाई का भी हो सकता है, फिश का भी हो सकता है, फ्रॉग का भी हो सकता है। कोई स्पेसिफिक इनकी स्पीशी का नाम नहीं लिया है, राइट, पूरी स्पीशी की बात की है, तो इसमें ऑल दी थ्री आएगा, क्योंकि ये पूछा है कि क्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। कभी भी ना आपको अगर क्वेश्चन पूछे ना कि क्या ये हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स गलत होती हैं, वैसे ही अगर एक बड़ा ही वेग सा स्टेटमेंट है ना कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, राइट। सो याद रखना यूपीएससी ऐसा करती है, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप में से ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो इस बारी का JKAS का पेपर भी देने वाले हैं, सो उनके लिए दिस कैन बी हेल्पफुल टू देम। तो दिस इज ऑल ऑफ द थ्री, ठीक है। नेक्स्ट अप, consider the following countries: Finland, Germany, Norway, Russia. Which of the following up have borders with North Sea? तो ये बहुत ही मैप बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिक तो आई वोंट से बेसिक है, जिसको आता होगा उसको ही आता है। मोस्टली मेडिटेरेनियन करके चले जाते हैं, हमने लेक विक्टोरिया भी किया, राइट। सो याद रखना नॉर्थ सी की बात करें तो जर्मनी एंड नॉर्वे आउट ऑफ द गिवन जो है, फिनलैंड और रशिया नहीं है, सो ओनली 2 आंसर आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूके आ गया आपका, फ्रांस आ गया आपका, बेल्जियम आ गया आपका, नीदरलैंड आ गया आपका, राइट, डेनमार्क आ गया आपका, राइट। दीज आर ऑल्सो द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ नॉर्थ सी, सो ओनली 2, ठीक है। 14th, the organisms Cascada, frog, hopper and pond skater are examples of bird, fish, insect, reptiles. तो दोस्तों ये तो आपको अब गोटा ही मारना पड़ेगा, these are insects, ठीक है। ये तो नाम दिए हुए हैं, these are insects, ठीक है। Next up, which of the following countries are well known as their 2 largest cocoa producers in the world? चॉकलेट के बारे में बात हो रही है। अल्जीरिया, मोरक्को, बोत्सवाना, नामीबिया, कॉट डी आइवरी या फिर घाना, मैडागास्कर या मोजाम्बिक। तो याद रखना इट इज़ द कॉट डी आइवरी एंड घाना, राइट। घाना को हम गोल्ड कोस्ट भी कहते हैं, एंड कॉट डी आइवरी इज़ फेमस फॉर आइवरी, ठीक है। सो इट इज़ डी, राइट। हम अफ्रीका पढ़ते हैं तो अफ्रीका के हम इधर कोस्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ईच कोस्ट इज़ फेमस फॉर समथिंग और दी अदर। तो याद रखना घाना इज़ ऑल्सो फेमस फॉर द गोल्ड ऑल्सो, ठीक है। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। Next up, all right, so guys, we have uploaded or we have released the new test series for पटवारी, which is new updated है हमारी, right। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पे अवेलेबल हैं। अगर आप ऑफलाइन के तरफ जाना चाहते हैं तो कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, अगर ऑनलाइन की तरफ जाना चाहते हैं तो डाउनलोड द एप्लीकेशन Wings-A-Quran, सब्सक्राइब टू इट एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज़ द कूपन कोड YASH10 टू अवेल अ फर्दर डिस्काउंट, ठीक है। Next up, how many times Delimitation Commission have been constituted by the Government of India till December 2023? तो कौन कौन सी है जी? एक तो है 1952, फिर 1963, 62 के एक्ट से आई थी, फिर है 72 के एक्ट से ही आई थी, और एक है आपकी 2002। सो कितनी हो गई जी? 4 हो गई टिल दिसंबर 2023, ठीक है। 17, ऑपरेशन अंडरटेकन बाय द आर्मी टूवर्ड्स
है सप्लीमेंट, ये क्या किया है, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन है ये, अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन, ठीक है, इन रिमोट एरियाज टू इंक्लूड एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स इज कॉल्ड ऑपरेशन संकल्प, मैत्री, सद्भावना या मदद। तो याद रखना ये है ऑपरेशन सद्भावना, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा। फाइन। 18 द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन एनी टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड, कनाडा, यूएसए, चिले, अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान या रशियन फेडरेशन। तो याद रखना लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसका है, मैंने इसको करवाया भी है लेक्चर सीरीज में, इट इज कनाडा एंड यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट अप, हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है पॉलिटी का, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, तो हमको पता है इट वॉज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट जिनको बनाया गया था, द सीनियर मोस्ट, विच इज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सो डी इज द राइट ऑप्शन, वेरी बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। Okay, so guys, our NT batch is also going on, like I said before, so anybody who's interested can call on the given numbers, or you can subscribe to it online also, right? So आप कर सकते हैं। Next is with reference to Government of India Act 1935, बहुत बारी पढ़ा चुकी हूँ मैं। It is provided for the establishment of the All India Federation, obviously yes। यूनियन ऑफ वॉट, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जी हाँ, और प्रिंसली स्टेट्स भी, राइट। और क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स ने फेडरेशन को ज्वाइन करने से मना किया, इसीलिए फेडरेशन कभी एक्शन में नहीं आ पाया। लेकिन ऑल इंडिया फेडरेशन को इस्टेब्लिश करने के बारे में बात 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में ही की गई थी। डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर्स वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ फेडरल अंडर द लेजिस्लेचर, फेडरल मतलब सेंटर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन तो हमारा डायरेक्ट मैराथन से आया है, डायरेक्ट मैराथन सेम क्वेश्चन आया है। अब वो बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा है, विमेन रिजर्वेशन किया था ना हमने। प्रोविजन विल कम इन टू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा, मैंने क्या कहा था, 2029 से आएगा, राइट। तो अभी वाली तो 18वीं है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इज आउट, राइट। फर्स्ट को आउट करो, सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स रहेगी आपकी। दीज आर द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट विमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट विमेन, बिल्कुल सही। अब वो कहते हैं इट विल बी इन फोर्स फॉर 15 ईयर्स, बिल्कुल सही। ये तीनों ही स्टेटमेंट्स मैंने आपको मैराथन सेशन में करवाए थे, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, सो 2 and 3 इज राइट, ठीक है। 15 साल के लिए आपको मैंने बताया था ना 3 आर्टिकल्स को इंक्लूड किया गया है, राइट। आप मुझे कमेंट में बताओ वो 3 आर्टिकल्स कौन से हैं, मैंने आपको मैराथन में करवाए थे तीनों आर्टिकल्स। एक है आपका फॉर सेंटर, एक है आपका स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट असेंबलीज के लिए, और तीसरा वाला जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि ये जो पॉलिसी है या ये जो चीज़ आई है, अधिनियम आया है, ये 15 साल के लिए वैलिड है, राइट। सो 2 and 3 आर करेक्ट, राइट। ओके, लास्ट, who of the following is the author of the book The India Way and Why Bharat Matters? Guys, इसका आंसर है द एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉर्मर एंड इनकम्बेंट ऑल्सो, दैट इज S.J. शंकर सर। अगर आप उनको फॉलो करते हैं ना इंस्टाग्राम पे, सिंस आई डू फॉलो हिम, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आई फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम, और उनके ना बहुत से इंटरव्यूज़ आते रहते हैं, राइट। और उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में बहुत बारी जिक्र किया है, क्योंकि उनसे पूछते हैं कि द इंडिया वे, व्हाट इज़ द इंडिया वे, या फिर वाई भारत मैटर्स, तो वो हमेशा अपनी किताबों का जिक्र करते हैं। सो दैट इज़ सुब्रमण्यम जयशंकर, राइट। ओके, सो गाइज ये थे हमारे आज के 22 क्वेश्चंस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, देयर वाज सो मच टू लर्न इन द सेशन। और ये सेशन मैं इसलिए लाई हूँ जस्ट टू टेल यू कि गाइज अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, ये क्वेश्चन समझ पा रहे हो, तो गाइज इस बारी ना ही सिर्फ सुपरवाइज़र, बट go for the other JKSSB exams and go for JKAS also, right? So guys, all the best. I'll see you guys tomorrow.